एसपी सिंह बघेल साहब जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, अभी तक उनके पास कानून मंत्रालय हुआ करता था, लेकिन अब वो स्वास्थ्य की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और इस देश में स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या और बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि जिस अनुपात में हमारे पास आबादी है उस हिसाब से हॉस्पिटल्स नहीं है, उस हिसाब से डॉक्टर्स नहीं है, और हर आदमी रोज इससे दो चार होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि चुनौतियाँ बड़ी हैं, उनका समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है, सहयोग करना हम लोग की जिम्मेदारी है। लेकिन अपने बात संवाद से, अपने सहज हृदय से, क्योंकि इनको मैंने उत्तर प्रदेश सरकार में भी मंत्री के तौर पर देखा है, तो मैं यही कहूँगा कि आम जन तक कितनी जल्दी से जल्दी एक स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाएं, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि आदमी पहले एडमिट होना चाहता है, कि अगर एडमिट हो गया उसके बाद उसको इलाज किस तरह का मिलेगा इसके बारे में सोचना चाहता है। तो कम से कम मेडिकल कॉलेज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बन रहे हैं, ट्रेन डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन बेहतर होगा कि और इस दिशा में जल्दी जल्दी प्रयास किए जाएं, क्योंकि एक त्रासदी हम लोगों ने कोविड काल में देखी है। तो हम एसपी सिंह बघेल साहब से इस मंच के माध्यम से अभिवादन करते हुए आग्रह भी करेंगे कि इन सभी बिंदुओं पर थोड़ा गौर करें कि स्वास्थ्य जो एक मूलभूत समस्या है एक आम आदमी की, उसको कैसे सरकार दूर करेगी, कैसे आम जन तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाएगी। इन्हीं बातों के साथ एक बार पुनः आभार एवं अभिनंदन एसपी सिंह बघेल साहब का। धन्यवाद। एसपी सिंह बघेल तेज तर्रार राजनेता और केंद्रीय मंत्री के तौर पर बेहद कम समय में छाप छोड़ने वाले एसपी सिंह बघेल आगरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आप केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मंत्र को अपने निर्वाचन क्षेत्र से लेकर अपने मंत्रालय में बाखूबी ढालकर विकास का नया मॉडल देने वाले बघेल वर्ष 1998 में पहली बार विधायक निर्वाचित हुए। साल 2017 में टूंडला से चुनाव जीतने वाले बघेल योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने आपको उत्तर प्रदेश की आगरा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और आपने ऐतिहासिक शहर से अहम जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता की धमक दिखाई। तो तालियों के साथ स्वागत करें इस सत्र के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी का। स्वदेश कॉन्क्लेव में उपस्थित इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री प्रदीप राय जी, बालाजी फाउंडेशन की चेयरपर्सन और एपीएन न्यूज़ की एडिटर इन चीफ मिस्टर राजश्री राय, मेरे मित्र विनय राय जी, सभागार में उपस्थित सभी प्रभावशाली लोग, विभिन्न क्षेत्रों में जिनका अवार्ड मिल रहा है, ऐसे सारे अवार्डी, पत्रकार साथियों, देवी एवं सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि इस कॉन्क्लेव के बहाने साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, खेलकूद, व्यापार, लोक कला, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक संगीत, प्लेबैक सिंगर आल्सो मधुश्री जी, ऐसे लोगों के बीच में अपनी बात कहने का अवसर मिल रहा है। जिन लोगों को आज अवार्ड दिया जा रहा है उन सबको मेरी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया देश की सरहदों को पार करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समय से लेकर जीवन शैली और विकास से लेकर सोचने का रंग ढंग बदल रहा है, स्वदेशी कॉन्क्लेव का 100 से ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ विचार विमर्श, ये मंच तो मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे कहा गया है कि जिस विभाग को मैं देख रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर्स के सामने थोड़ी अपनी योजनाओं को बताऊं। एक विषय एक तक ही मुझे सीमित रखा गया है। अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति, पत्रकार या व्यक्ति मेरे से पूछे कि आज़ादी के इस 76 साल में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए सभी कार्यों में
मैं किसको नंबर 1 मानता हूँ, तो मैं नंबर 1 पे दूंगा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में जो आयुष्मान कार्ड योजना आई है, मैं इसको नंबर 1 देना चाहूँगा। और वो इसलिए देना चाहूँगा, इस विज्ञान भवन के इस वातानुकूलित कक्ष में हमें एक माइंड सेट करके जरूर जाना है, और आप प्रभावशाली लोग हैं। हमेशा ध्यान में रखना कि इस देश में 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं और चावल निःशुल्क ले रहे हैं और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हमें वोट भी दे रहे हैं। 3.5 करोड़ लोग वो लोग थे जो छप्पर में सोते थे या पॉलीथीन में या खपरेल में। आप फुटपाथों पे भी देखते होंगे। मैं जब आया था तो राजश्री जी एक शेर सुना रही थी, वो अदम गोंडवी का शेर है कि ये आंकड़े झूठे हैं, ये मौसम गुलाबी है। मेरे भी बहुत फेवरेट हैं अदम गोंडवी। उनका भी शेर सुना देता हूँ कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नासाद है, दिल पर रखकर हाथ ये कहिए देश के आज़ाद है। कोठियों मेयॉर होता है मापदंड, मेजरमेंट। कोठियों से मुल्क के मेयॉर को मत आंकिए, आधा हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। लेकिन ये तब अदम साहब ने लिखा था जब प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना नहीं आई थी। आज मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है कि ऐसे 3.5 करोड़ लोगों को मैं अक्सर जब ये बात कहता हूँ तो मेरी निगाह सभागार में उपस्थित एलबी के पर्स पर पड़ती है कि जितने में ये एलबी का आता है, एलवी नॉट बी, उतने में हम प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास देते हैं। और देते नहीं हैं, ये अक्सर हफ्ते में मुझे एक दृश्य मेरी लोकसभा में मुझे मिल जाता है कि जब मैं गांव में जाता हूं, आगरा का मतलब आगरा शहर नहीं है, उसमें 40% गांव भी है। अचानक कोई महिला, क्योंकि महिलाओं को ये मकान दिया गया है गृह स्वामियों, भागते हुए आती है, भैया रुकना जरा, 1 मिनट के लिए रुको। क्यों? अरे रुको तो। अंदर जाती है, ऐसे लोगों के घरों में घी नहीं होता है तो सरसों के तेल में दीपक बना के आरती उतारती है और खुशी के मारे कुछ गुड़ या बतासे जो उनके घर होते हैं मेरे मुंह में ठूंस देती हैं। अब सोचिएगा कि ऐसे लोगों की संख्या 3.5 करोड़, मकान है तो 5 लोग रहते हैं, तो ये 15 करोड़ लोगों पे मकान ही नहीं था। मैंने पूछा, बहन इतनी क्यों खुश हो रही हो? तो कहा आप नहीं समझोगे। मैंने कहा मैं तो समझ लूँगा, लेकिन वो सब नहीं समझेंगे। मुंशी प्रेमचंद की पूस की रात एक कहानी है जिसको डंलप पिलो पर सोने वाले और एसी में रहने वाले उसको रट करके 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूस की एक ठंडी रात एक चादर में काटी हो। बल्कि मैं पिछौरा कहता हूँ, लोग दिल्ली वाले समझ नहीं पाते हैं। ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। नरेंद्र मोदी अगर 8x10 के कमरे में पूरे परिवार के साथ ना रहे होते, माँ ने दूसरे के घरों में चौका बर्तन ना किया होता और खुद रेलवे स्टेशन पर किसी भी समय आने वाली ट्रेनों में हर मौसम में चाय नहीं सर्व की होती और दिल्ली आके लुटियन जोन में आकर के वो सब याद नहीं होता, तो ये गरीब कल्याणकारी योजनाएं नहीं बन पाती। मैं स्वास्थ्य के दिमाग में जब मैं कह रहा था कि ये आयुष्मान कार्ड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 80 करोड़ लोगों को हमेशा याद रखना, मनरेगा के मजदूरों को याद रखना, रिक्शा पुलर्स को याद रखना। रिक्शा पुलर ही गरीबी का पर्याय नहीं है। मैं गांव का रहने वाला हूं जिस पे 5 बीघे ज़मीन है, 3 बीघे कहने को वो किसान है, वो मांग नहीं सकता और वो अपराध भी नहीं करता है, वो सबसे ज़्यादा दुखी है, जिसको हम लोअर मिडिल क्लास कहते हैं। अगर उनमें से कोई बीमार हो गया, मेरा अपने विचार हैं कि चिकित्सा और शिक्षा समान होनी चाहिए। अगर मैं बीमार हूँ एज ए MOS हेल्थ, अगर हमारा ड्राइवर बीमार है, मनरेगा का मजदूर बीमार है और तीनों की पैथोलॉजिकल टेस्ट एक ही से आते हैं कि हम तीनों वायरल से सफ़र कर रहे हैं, तो दवाई तो एक होनी चाहिए ना। तो क्या आप मनरेगा मजदूर जब जाएगा बीमार होने पे, एक तो 250 रुपये उसके उस दिन नहीं मिलेंगे, ऊपर से अपनी हैसियत जेब के अनुसार डॉक्टर चुनते हैं। शहर में पैसे वाले लोग वो देखते हैं MBBS, MS, MD, फलाना, FRCS, ये वो। गांव का आदमी अपनी जेब के अनुसार स्तर का डॉक्टर देखता है। डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब कहते हैं 5 दिन एंटीबायोटिक चलेगा, भाड़ में जाए तुम्हारा कोर्स।
ये 35 रुपये मेरी जेब में डले हैं, इससे कुछ दवाई जितनी आती है उतनी दो। मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि पूरा कोर्स करना चाहिए। क्या वो ऑगमेंटिन एलेग्रा के साथ 5 दिन खा पाएगा? 10 गोली 45 रुपये की गोली आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आयुष्मान योजना मैं इस सदी की सबसे बड़ी योजना मानता हूं, क्योंकि इसमें 45 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 5 करोड़ लोग इलाज करा चुके हैं, 67,000 करोड़ पैसा हम लोग निर्गत भी कर चुके हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 24.60 करोड़ आयुष्मान कार्ड हम लोग बना चुके हैं, और मुझे घर में लगता है 4 लोग होते हैं तो पूरे परिवार का होता है। 27,778 अस्पतालों को इनपेनल्ड कर दिया है, और कोई और होना चाहता है, मान्यता रखता है, आप मेरे को सीधे फ़ोन कर सकते हैं, मैं उनको भी कराने का काम करूंगा अगर वो उस नॉर्म्स का पालन करते हैं। 1.61 लाख हमारे पास वेल्थ एंड WHC हैं, जिसको हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। 1,60,000 हब एंड स्पोक सिस्टम है, ई-संजीवनी है। आप अभी चाहो तो फ़ोन कर सकते हो अपनी PSC को, और वो आपको टेली मेडिसिन बताएगा। अगर वो विशेषज्ञ नहीं है तो आपको कनेक्ट जिला अस्पताल से करा देगा, और जिले वाला कहेगा कि आज स्पेशलिस्ट नहीं है तो मेडिकल कॉलेज से करा देगा। ये हब्स हैं हमारे, और स्पोक्स के रूप में हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 14 से पहले 7 एम्स थे, आजकल 22 एम्स हैं। हमने जितने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तहत हिंदुस्तान के लगभग हर कॉलेज को मेडिकल कॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये भी कर रहे हैं कि टीबी मुक्त भारत हो जाए, उसको 25 लक्ष्य रखा गया है। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि इस विभाग में आने से पहले विज्ञान का छात्र होने के बावजूद सिकल सेल एनीमिया मुझे नहीं पता थी। हमारे आदिवासी भाइयों में होती है। अगर पति पत्नी दोनों सिकल सेल से प्रभावित हैं तो बच्चे की गारंटी है कि वो बच्चा भी पॉजिटिव पैदा होगा, और वंशानुगत फिर पॉजिटिव होते रहेंगे। ऐसे बच्चों की उम्र 35 साल होती है, 35 साल में ये लोग मर जाते थे। मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया है। हमने कार्ड बनाए हैं, दोनों कार्ड मिलाए जाएंगे, रेड हो जाएगा तो वो शादी को हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। तो पोलियो मुक्त भारत हो गया है, चेचक मुक्त भारत हो गया है, वो आया करती थी, प्लेग मुक्त भारत हो गया है, लेकिन कैंसर के मरीज बहुत बढ़ रहे हैं। अब इसके जो भी कारण हो, जलवायु परिवर्तन कारण हो, पॉलीथीन का प्रयोग कारण हो, शराब कारण हो, तंबाकू कारण हो सकती है, पॉल्यूशन कारण हो सकती है, फर्टिलाइज़र का अंधाधुंध प्रयोग इसका कारण हो सकता है, कीटनाशक का बहुत ज़्यादा प्रयोग भी इसका कारण हो सकता है। ये बताओ, आपके घर में जब सब्जी आती है, आपने आखिरी बार बैंगन में कीड़ा कब देखा था? हम तो बचपन में बहुत पिटे हैं, क्योंकि सब्जी लाते थे तो कोई ना कोई बैंगन में कीड़ा होता था, या टमाटर में, या मिर्च में, लेकिन आजकल तो नहीं आती है। इसका कारण है कीटनाशक का अंधाधुंध प्रयोग। जब वो कीड़े को मार सकती है तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर की सेल और टिश्यूज को भी नुकसान हो रहा होगा। तो थोड़ा विषय से भी हट रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम चल रहा है, 36 राज्यों में चला रहे हैं, 468 जिलों में चला रहे हैं, 1382 केंद्रों पर हम लोग चला रहे हैं, और 3,989 हीमो डायलिसिस मशीनें हम लोग तैनात कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि 19 लाख लोगों ने डायलिसिस का, पहले मैं सोचता था ये पैसे वालों की बीमारी है, ऐसा नहीं है। अगर 104 डिग्री बुखार आ जाता है और एंटीबायोटिक ठीक नहीं होता है तो किडनी बहुत जल्दी चली जाती है। लिवर सिरोसिस मैं सोचता था पहले केवल शराब पीने वालों को होता है, ऐसा नहीं होता है, दूषित पानी पीने से भी हो जाता है। मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि 80% बीमारी पानी से होती है, दूषित पानी से। तो जल जीवन मिशन में नल के द्वारा जल ट्रीटेड वाटर दे करके निश्चित तौर से हम अब बीमारियों पर काफ़ी कम करने का प्रयास करेंगे। मुझे एक बात ज़रूर मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स से कहना चाहूँगा कि दिन में एक बार आप 10 लोगों को एक बात ज़रूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो हम लोगों ने 6,998 खोल चुके हैं, आपके हर कस्बे में वो होगी। उसमें
ये जो अपनी जेनरिक दवाइयाँ हैं वो 50% से लेकिन 90% कम पैसे में मिलती है। मैं CGHS कार्ड होल्डर हूँ, लेकिन कई बार दिल्ली आना नहीं होता है तो खरीदनी पड़ती है। एक दवाई जो मैंने मेडिकल स्टोर पर 112 रुपये की खरीदी, वो मात्र 18 रुपये में जन औषधि केंद्र पर थी। इसलिए चिकित्सकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि थोड़ी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी महसूस करते हुए, ये ब्रांडेड से इलाज नहीं होता है, सॉल्ट से इलाज होता है। पैरासीटामोल एक वो है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जब अच्छी कंपनी का हो तो वही काम करेगी। तो जन औषधि केंद्र पर लोगों को प्रेरित करो कि वो दवाई खरीदें, और अपने चिकित्सकों से भी कहो कि यदि वो दवाई जन औषधि केंद्र पर है तो कृपया उसको ज़रूर लिखें। और हमारे गांव की जनता अगर स्पेलिंग में एक अक्षर फ़र्क हो जाता है तो वो दवाई नहीं लेते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ने यही लिखी थी। इसलिए उनका भ्रम दूर करिएगा, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। 14 में 387 मेडिकल कॉलेज थे। इस 9 साल में मैं 69 बनाम 9 कहता हूँ आजकल, कि 69 साल में 375 मेडिकल कॉलेज, और आज 9 साल में 700 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। खाली बातों से काम नहीं चलेगा। 80% से अधिक की वृद्धि है। MBBS में 109% की सीटें हम लोगों ने बढ़ा दी हैं, और PG में 104% सीटों को बढ़ाना का काम किया है। डेंटल कॉलेज जो 297 थे 325 हो गए हैं। BDS की संख्या 24,600 से 28,600 कर दी गई है। मैं मेडिकल छात्रों से कहता हूँ, अगर सीटें नहीं बढ़ाई होती तो आप में से बहुत से लोग डॉक्टर ही नहीं बन पाते या अच्छे कॉलेज में नहीं जाते। ये सीटें बढ़ने के कारण ये सारा काम होगा। इस विभाग के मंत्री बनने से पहले कहता था कि अगर किसी एक संस्था ने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा नाम कमाया है, अगर 10 साल का कोई बच्चा है तो वो एम्स को जानता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने नाम कमाया है तो अगर 5 साल का बच्चा है, उसका बाप वोट दे या ना दे, वो नरेंद्र मोदी को जानता है फिक्स फोटो के माध्यम से कि ये नरेंद्र मोदी हैं। और एक एम्स, ये अलग बात है वो ये एम्स के AIIMS का फुल फॉर्म ना जानते हों कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, लेकिन एम्स लोगों पर रटी है। 27 साल से कोई दिन नहीं होता है जब कोई एम्स के लिए पत्र लिखाने के लिए ना आता हो। मैं यही चाहता हूँ कि हमारी संस्थाएं, और आज की बात याद रखना, सारे अवार्डीज़ को मैं बधाई देना चाहूँगा। अपने अपने क्षेत्र में आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं इनको हमेशा कहता हूँ कि ये नॉर्मल लोग नहीं हैं। तो जो नॉर्मल नहीं होता वो क्या होता है? एबनॉर्मल। ये थोड़े क्रैक लोग होते हैं, ये जुनूनी होते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहूँगा, लेकिन 2 शेर ज़रूर सुनना, उस पर चलना। आपको 2 शेर नज़र कर रहा हूँ कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो कभी ये मत सोच लेना, मील के पत्थरों को मत देखना। और मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ा दी। तो और समाज सेवा भी कर रहे होंगे लोग। ये मेरा अपना बनाया हुआ वाक्य है कि समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन आपको राष्ट्रीय राजनीति के राजमार्ग पर ले आएंगी। और जिन लोगों को राजनीति में शौक़ नहीं है, तो समाज सेवा की ये पगडंडियाँ एक दिन आपको मोदी काल में की गारंटी ले रहा हूँ, आगे पीछे की नहीं, आपको राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कारों तक ले जाएंगे। क्योंकि अब इस ज़माने में यूनो करके हार्वर्ड एक्सपर्ट और वो कौन सा एक्सट्रैक्ट कहलाता है, क्या मेरी अंग्रेज़ी ख़राब है, वो लहजे में अंग्रेज़ी बोलने वालों की अब बपौती नहीं रही है। अब अगर कोई आदिवासी महिला स्वयं सहायता समूह चला रही है, कोई 1000 वहाँ रोज़ पेड़ लगा रहा है, कोई बहुत रक्तदान कर रहा है, कोई बहुत अंगदान कर रहा है, तो मैंने ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार लेते हुए देखा जिनके पैरों में जूते नहीं थे, और वो इतने फ़कीर टाइप के लोग हैं कि उन्होंने नए जूते पहनने की भी प्रयास नहीं किया है। वो राष्ट्रपति भवन के प्रोटोकॉल से भी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं थे। तो आप लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि एक दिन इससे भी बड़ा वाला पुरस्कार आपको मिले। और आपका धन्यवाद कि आप अवार्ड शो कर रहे हैं। देश में 140 करोड़ जनसंख्या है, पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। अगर ये विभिन्न सोसाइटी, ट्रस्ट, NGOs अवार्ड समारोह नहीं करें तो बहुत लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में शुभकामनाएं, आपका स्वास्थ्य ठीक रखे। और 2047 आप जरूर देखो। मैं ये घोषणा पूरे होश आवास में करना चाहता हूँ कि जब हम आज़ादी के 100 साल मना रहे होंगे, भारत नंबर 1 इकनॉमी होगा, भारत एक सुपर पावर होगा, और हम विश्व गुरु होंगे। इन शुभकामनाओं के साथ और ये जिम्मेदारी आपके कंधों पर डालते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि सम्मान, हर सम्मान खास होता है और स्वदेश सम्मान तो वैसे भी बहुत खास है। माना जाता है कि अगर आपको राष्ट्रीय सम्मान अगर नहीं मिल रहा है, पद्म अवार्ड नहीं मिल रहा है, तो स्वदेश सम्मान मिल जाए तो बात बराबर हो जाती है। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जिनको सम्मानित करके हमारा सम्मान बढ़ता है। आज इस सम्मान समारोह में रतन टाटा जी को सम्मानित किया जाएगा। उसके अलावा अजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, HCL के को-फाउंडर और समाज सेवी, मशहूर समाज सेवी, उनका सम्मान है आज इस सम्मान समारोह में हालांकि हमारे साथ शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन जूरी ने पहले ही उनका नाम चुना था, बिंदेश्वर पाठक जी का, उनका भी सम्मान होगा उनको श्रद्धांजलि देते हुए। इसके अलावा जो हमारी जूरी है वो बेहद ख़ास रही है। मैं आपको बता दूं कि इस जूरी में एक्स CGI, फॉर्मर CGI जस्टिस M.N. वेंकटचलैया इस जूरी को हेड कर रहे थे। उसके अलावा तमाम समाजशास्त्री, श्रीधरन साहब, उपेंद्र बख्शी जी, सोमा घोष, ऐसे तमाम लोग इस सम्मान को उन्होंने डिसाइड किया है। और इसके अलावा आज इस पूरे प्रांगण में, इस हॉल में, तो आप सबों का सम्मान समारोह एक दूसरी कड़ी हम शुरू करते हैं और एक एक करके ऋषु नाम बताती जाएंगी और इस सम्मान समारोह की शुरुआत होगी। सबसे पहले अजय चौधरी जी, आपका सम्मान कृपा करके आप आएं। तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर अजय चौधरी। बालाजी फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर चौधरी को स्वदेश अवार्ड प्रदान करते हुए हम बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर अजय चौधरी को देश में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जा रहा है। इस कड़ी में अगला नाम डॉक्टर राहिल चौधरी। अमन शर्मा। जानवी सिंह। अक्षत गुप्ता। एना डी वर्मा। आर्यन त्रिपाठी। कंचन केसरी। संदीप पारेख। सुरेश महाराज जी। हर्ष नागर। जट प्रभजोत। अरविंद अरोड़ा।
अभिनियति। नेहा नागर, ये दूसरा सत्र हमारा समाप्त हुआ और अब हम अपने तीसरे सत्र की तरफ बढ़ेंगे।